नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह पाठ्य पुस्तक उसका जो काव्य खंड है, कविता वाला जो पार्ट है उसका एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और आज की कविता है हमारी वे आँखें, और इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने यहाँ पर किसकी आँखों के बारे में बताया है? वे आँखें किसकी ओर संकेत किया है? तो वो किसान की आँखें हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि वो जो आँखें हैं वो मुझे डरा रही है। क्यों? क्योंकि उनमें अंधकार छिपा हुआ है। भविष्य के प्रति कोई भी उनमें उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। और उनकी किसानों की जो दयनीय जो अवस्था है, उस दयनीय दशा के बारे में हम उनकी आँखों में देख सकते हैं। उनकी आँखों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो कितने संकट से गुजर रहे हैं। पहले भी, यानी स्वतंत्रता से पहले भी वो बहुत ही संकटों से गुजरे हैं। आर्थिक संकट भी कह सकते हैं, सामाजिक संकट से भी वो गुजरे हैं। और पैसा तो उनके पास नहीं है, पैसे का तो अभाव है ही है। उसके साथ में उनके जो परिवार है वो भी उस परिवार भी क्या हो चुका है, उसका दूर जा चुका है, यानी परिवार भी नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से कहा है कवि ने कि और कोई भी उनकी तरफ सहायता की दृष्टि से देख नहीं रहा है। जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जो किसान पूरे धरती का पालन पोषण करता है, धरती पे जितने लोग हैं, ठीक है, उनका पालन पोषण जो किसान कर रहा है, अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उसे कुछ मिल नहीं रहा है और वो एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। और प्रशासन से भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य स्तर पर सरकार हो, उसे कोई देख नहीं रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता नजर आ रहा है। तो प्रशासन उसके लिए जो है अव्यवस्था उसके सामने नजर आ रही है। उसके जो जमींदार हैं, वो जमींदार भी उसका शोषण करते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कर लगाते जा रहे हैं। वो करों के बोझ के तले वो दबता जा रहा है। और उसके बाद में उन करों को चुकाने के लिए वो व्यापारियों से वो कर्जा ले रहा है। ठीक है, ये जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से वो कर्जा ले रहा है और वो कर्ज ऐसा, वो ऋण ऐसा उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है कि वो चुकाना उसके लिए असंभव हो रहा है। और उसको चुकाने के लिए उसके सारे जो खेत खलिहान हैं वो सब बिक चुके हैं। और उसके जितने भी जानवर थे, यानी वो पशुपालक भी है, ठीक है, पशुओं को भी वो पालता है और वो कैसे मुश्किलों से वो अपनी आजीविका चला रहा है। लेकिन वो सब उसकी गायें, जिनका वो दूध बेचता है, पीता है, वो गायें भी, वो बैल भी जिनसे वो खेती करता है, वो सब बिक चुके हैं। और इसके साथ में जो भी उसके परिवार वाले हैं, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उस बेटे की पत्नी हो, सभी मर चुके हैं। और वो एक बड़े ही, जो किसान है वो बड़े ही संकट के दौर से गुजर रहा है। तो वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है, प्रशासन के चक्रव्यूह में, जमींदार के चक्रव्यूह में और व्यापारियों के कर्ज के चक्रव्यूह में वो धंसता ही चला जा रहा है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि किसान की किस प्रकार से दुर्गति हो रही है, जो एक सम्मान करने योग्य है, जो पूजनीय जिसको कहा जा सकता है, लेकिन जिसका क्या हो रहा है, वो बड़े ही संकटों का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो हमने पढ़ा कि उसके जो बैल हैं वो भी उसके बिक गए हैं। बैल कैसे थे? वो उसके एक परिवार के सदस्य के रूप में थे, वो सभी बिक चुके हैं उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि उजरी उसके सिवा
किसे कब पास दुहाने आने देती। और जो उसकी उजरी गाय है, उजरी का तात्पर्य है उसकी गाय को कहा है, जो उजरी नामक जो गाय है उसका संबंध, उस किसान का उस उजरी गाय से एक पवित्र संबंध है, भावात्मक संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो अपनी गाय को एक परिवार के सदस्य के रूप में पालन पोषण उसका करता है, केवल उसको जानवर नहीं समझता अपितु एक परिवार का सदस्य उसको मान रहा है, मनुष्य मान रहा है उसको, ठीक है ना। तो दोनों में भावात्मक संबंध है। लेकिन जब ये कर्ज के बोझ के कारण जब किसान को अपनी गाय को भी बेचना पड़ जाता है, तो वह गाय दूसरी जगह जाने पर, नई जगह जाने पर एक अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती है और वो दूध निकालने के लिए किसी नए व्यक्ति को अपने समीप नहीं आने देती है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई थी उस किसान से दूध निकलवाने की और वो उसका सामीप्य चाहती है, उस किसान का स्नेह चाहती है सदैव। लेकिन जो वो नए स्थान पर जाती है जहां उसको बेच दिया गया है, वहां उसको पहले जैसा स्नेह प्राप्त नहीं होता है, तो वो बड़ी भयभीत हो जाती है और एक अलग प्रकार का आचरण वो करती है। और क्या कहा है कवि ने कि वो जो उजरी नामक जो गाय है वो उस किसान के सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती है। किस लिए? दूध निकालने के लिए। दुहाना का मतलब निकालना। तो वो जो उजरी गाय है उस किसान के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास दूध निकालने के लिए नहीं आने देती। और क्या कहा है? आंखों में नाचा करती उचड़ गई जो सुख की खेती। जो पहले खेत खलिहान जो हरियाली से भरे रहते थे, जो खुशहाली प्रदान करते थे, किसान को स्वयं को भी, उसका परिवार भी बड़ा खुश रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो अपना कर्जा चुका नहीं पाया और वो कर्जे के बोझ के तले दब गया। तो अब उसका जो खेत है वो बिक चुका है और केवल उसकी यादें, उन खेत खलिहानों की यादें उनके आंखों में बसी हुई है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो सुख की खेती थी, ठीक है, जो हरियाली थी, खेतों की जो हरियाली थी, खेतों की जो खुशहाली थी, उसका भूतकाल का खुशहाली भरा जो जीवन था वो उसकी आंखों में नाच रहा है, ठीक है ना। पुराना जो खुशहाल जीवन था वो उसकी आंखों में तैर रहा है, उसकी याद किसान को आ रही है। और क्या कहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली। और यानी वो इतना ज़्यादा कर्जे में डूब गया कि उसके पास अपनी पत्नी को, घरनी का तात्पर्य है उसकी पत्नी, उस किसान की जब पत्नी बीमार पड़ जाती है तो उसको दवा के लिए भी उसके किसान के पास पैसे नहीं थे। और बिना दवा दर्पण के, बिना दवा के, बिना देखभाल के वो क्या हो जाती है? वो स्वर्ग चली, अर्थात वो स्वर्ग सिधार जाती है, मर जाती है। कौन? किसान की पत्नी। किस कारण से? बिना दवा के, बिना देखभाल के, यानी उसकी देखभाल नहीं हुई, उसको दवा नहीं मिली समय पर, तो इसलिए उसकी पत्नी भी मर जाती है। क्यों मर जाती है? पैसे के अभाव के कारण, सुविधाओं के अभाव के कारण। स्वर्ग चली आंखें आती भर। और उसका किसान का जो पुत्र है वो पहले से ही मर चुका है। जो जमींदार के जो लोग थे उन्होंने उसको लाठियों से मार दिया है, तो उसका जवान बेटा है वो मर चुका है, उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तो इसलिए किसान की आंखें भर आती है यह बातें सोच सोच कर। और देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जो उस पत्नी की, किसान की जो पत्नी है, उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था, वो अभी दुधमुही है,
यानी वो अपनी माँ का दूध पीने वाली ही है, अर्थात वो शैशवावस्था में है, वो शिशु है, तो वो दूध पीने वाली है। जब उसकी माँ मर चुकी है, यानी वो माँ का दूध ही अभी पी रही है, जो उसके लिए सर्वोत्तम है। तो वो जब उसकी माँ मर जाती है उस छोटी बच्ची की, तो उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, उसकी माँ के समान देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो वो माँ के दूध के अभाव में और माँ के देखरेख के अभाव में वो दूध मुही बच्ची, वो दूध पीने वाली बच्ची, अर्थात जो छोटी सी बच्ची थी, वो भी 2 दिन बाद मर जाती है। और ये एक बड़ी ही दयनीय स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और क्या कहा है कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। और क्या कहा है कि किसान का पुत्र जो मर चुका है और अब उस पुत्र की पुत्रवधू, ठीक है ना, किसान की पुत्रवधू यानी बेटे की जो बहू है वो घर में बची हुई है, ठीक है ना। पुत्र भी मर चुका है, किसान की पत्नी भी मर चुकी है, किसान की छोटी बेटी भी मर चुकी है। और क्या कहा है कि घर में विधवा रही पतोहू, अब वो जो पुत्रवधू है, पतोहू मतलब पुत्रवधू, वो विधवा बची हुई है। विधवा यानी उसका पति पहले ही मर चुका है। तो कवि कहते हैं कि जो ये पुत्रवधू है वो उस घर में बची हुई है और वो लक्ष्मी थी, यानी कि वो लक्ष्मी अर्थात महिला के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, लेकिन उसे उस समाज ने क्या माना, पति की घातिन उसे माना, यानी पति का नाश करने वाली, पति को मारने वाली। किसे माना गया? उसकी पत्नी को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज था और उस पुरुष प्रधान समाज में उस लक्ष्मी के समान उस किसान के बेटे की जो पत्नी थी वो लक्ष्मी के समान थी, लेकिन उसे क्या माना गया? पति की घातिन माना गया। ऐसे माना गया कि वो पति को मारने वाली यही है, ये कुलक्षणी है, ठीक है ना, इसके लक्षण खराब हैं और इसके कारण जो है वो घर का जो बेटा है, किसान का जो बेटा है वो मर चुका है। और पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और वह अकेली महिला बची थी, ठीक है ना, वह उसे अपनी इज्जत बचाने का, इज्जत का उसे डर था और उसे अकेली देख करके, अकेली महिला देख करके, ठीक है ना, क्योंकि उसका पति नहीं था, ठीक है ना, तो उसे अकेली देख करके जो कोतवाल था, पुलिस ने भी उसे क्या कर लिया, उसे अपने पास बुला लिया, ठीक है ना, और उस महिला से, किसान की पुत्रवधू से बुरा बर्ताव करने की उसने सोची। कोतवाल ने सोचा कि इसको ऑब्जेक्शन करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और मैं इस महिला के साथ, इस किसान की पुत्रवधू के साथ मैं बुरा बर्ताव कर सकता हूँ या इज्जत के साथ मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस कारण से उसको अकेला देखकर कोतवाल ने, पुलिस ने उसे बुलवा लिया और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो महिला डूब कुएं में मरी एक दिन, और वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कुएं में डूबकर मर गई। तो इस प्रकार से उस किसान का पूरा परिवार समाप्त हो गया, उसका बेटा भी मर गया, उसकी बेटी भी और उसकी पत्नी भी मर गई और उस बेटे की बहू भी मर गई। इस प्रकार उसका धीरे धीरे करके परिवार समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उनको, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उस घर में धन का अभाव था, सब प्रकार का अभाव वो झेल रहे थे, ठीक ना, तो इसलिए वो सारा परिवार नष्ट हो गया। खैर पैर की जूती जोरू, यहां पर क्या कहा गया है इस पंक्ति के माध्यम से कि पैर की जूती होती है जोरू, यानी स्त्री जो है वो पैर की जूती के समान उसे कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को एक अलग दर्जा दिया जाएगा। ऐसा माना जाएगा
कि जो पुरुष होगा उसके पीछे रहना चाहिए महिला को, ठीक है ना। ना तो उसको बाहर जाने का अधिकार है, केवल उसको घर में रहने का अधिकार है। महिला केवल घर के कामों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए, पर्दे में रहनी चाहिए, ठीक है। और पुरुषों का उसे सम्मान करना चाहिए, पुरुषों के पैर दबाने चाहिए, उसे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार के जो ख्यालात थे वो उस समाज में थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता था कि उसे पैर की जूती के समान माना जाता था, ठीक है ना। उसका आदर कितना होता था, जितना पैर के जूते का होता है। पैर के जूते का हम कहाँ रखते हैं, पैर में। उसी प्रकार महिला को भी कैसा माना जाता था कि उसे पैर के समान माना जाना चाहिए। यानी जब भी हमारी इच्छा हो हम उस पर अत्याचार कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको मार सकते हैं। किसी भी बात को नहीं मानने पर उस पर अहिंसात्मक आचरण किया जा सकता है और उसका महिला का दमन किया जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको दबा कर रखना चाहिए। ये जो मानसिकताएं ये जो मानसिकता उस समय थी। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ये जो महिला है, वो जो पुत्रवधू है, किसान के बेटे की जो बहू है, वो मर चुकी है कि खैर पैर की जूती जोरू, जो महिला होती है वो पैर की जूती के समान होती है। यानी उसका जो आदर है वो जूते के समान होता है। न सही एक दूसरी आती, और पुरुषों को ये अधिकार था कि वो क्या कर सकते हैं, दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कवि कि जो किसान की जो पुत्रवधू है वो मर चुकी है और तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पत्नी मर चुकी है और उस बेटे की दूसरी बहू आ सकती है, दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, किसका, पुरुष का। लेकिन वहाँ वो पुरुष भी मर चुका है, अर्थात किसान का बेटा तो पहले ही मर चुका है। न सही एक दूसरी आती, तो दूसरी शादी हो सकती है लड़के की तो, लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि कहते हैं कि लड़की तो फिर भी आ सकती है, लेकिन वो जो लड़का है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो ये जो जवान लड़का है उसका वो दोबारा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि ये जो पुरुष होगा, लड़का होगा, वो हमारे वंश को चलाएगा, ठीक है ना, वंश को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना, और वो माता पिता को मोक्ष दिलवाएगा। इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो समाज में प्रचलित थी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जो महिला है, लड़के की तो शादी दोबारा हो सकती है, लेकिन जो लड़का ही मर गया है, जवान लड़का उस किसान का मर गया था, तो उसको याद कर करके, उस जवान लड़के की मौत को याद कर करके उस किसान पे क्या हो रहा है, सांप लौट रहे हैं। यानी उसको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, या कह सकते हैं कि पीड़ा हो रही है और उसकी छाती फट रही है। छाती फटने का तात्पर्य क्या है कि उसको अत्यधिक दुख हो रहा है, ठीक है ना, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। असीमित दुख उसको हो रहा है। यानी सांप लौट रहे हैं, ये भी मुहावरा है, और छाती फट रही है, ये भी मुहावरा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसे असीमित दुख हो रहा है, ठीक है, अपने बेटे की मृत्यु पर। और क्या हो रहा है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। और किसान कहता है, किसान क्या कर रहा है, जब उसे अपने पूर्व जीवन की उसको याद आती है कि किस प्रकार मैं खुशहाली और हरियाली भरा जीवन में जी रहा था, मेरा जो परिवार था वो हर प्रकार से संपूर्ण था, ठीक है, सारी जो संपन्नताओं को मैं भोग रहा था। लेकिन ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि किसान को सुख की स्मृति, पुरानी जो यादें हैं, पुराना जो अच्छा समय है, वो उसकी आंखों में एक चमक उत्पन्न कर रहा है। पुराना अच्छा समय किसान की आंखों में एक चमक उत्पन्न कर रहा है। और लेकिन तुरंत शून्य में,
तुरंत ही कुछ समय बाद ही उसकी जो चितवन है, चितवन का अर्थ है दृष्टि, उसकी जो दृष्टि है तीखी नोक सदृश बन जाती, उसकी जो दृष्टि है वो किसके समान बन जाती है? तीखी नोक, क्या है? तीखी नोक के समान उसकी आंखें बन जाती है और वो क्या कर रही है? गड़ती है, चुभती है। अर्थात वो यादें, पुरानी यादें, जो सुख से भरी हुई जो यादें थी, वो अब क्या कर रही है? मुझे पीड़ा दे रही है। यानी पहले तो सुख था, ठीक है ना, वो जो सुख था अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मुझे वह दुख दे रहा है। तो कवि कहते हैं कि जो किसान को किसान की आंखों में सुख की यादें चमक उत्पन्न कर रही है, प्रसन्नता उत्पन्न कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो दृष्टि है वो तीखी नोक के समान बनकर उसके हृदय में चुभ रही है, गड़ रही है, या असीमित पीड़ा या दुख उत्पन्न कर रही है। तो इस कविता के माध्यम से कवि किसान की दयनीय व्यवस्था को, दयनीय दशा को यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज भी किसान की जो दशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरकारें दावा करती हैं कि हम अन्नदाता को ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये इनके लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकारें बदल जाती हैं और लेकिन किसान की दशा आज भी नहीं बदली है। तो यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या समझी है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम लिख देंगे संदर्भ, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या जब हमको करनी होगी तो हम लिख सकते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक की वे आंखें नामक कविता से लिया गया है जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संदर्भ। फिर हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में रचयिता ने किसान की दयनीय दशा के बारे में वर्णन किया है और सरकारी जो व्यवस्था है, प्रशासन जो है, उस पर व्यंग किया है कि प्रशासन किसान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और उसके बाद में हमने व्याख्या तो यहाँ समझ ली है और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिख सकते हैं, विशेष में हम लिखेंगे कि भाषा सरल, सहज, सरस, प्रवाहमय और बोधगम्य। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि सरल, सरस, प्रवाहमय, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। और क्या लिख सकते हैं? तत्सम, तद्भव और देशज मिश्रित शब्दावली। ठीक है, मिश्रित शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं यहाँ पे? तत्सम भी है, तद्भव भी है और कुछ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं कि भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख सकते हैं रस। तो करुण रस हम यहां पर लिख सकते हैं, करुण रस का प्रयोग यहां किया गया है। फिर हम लिखेंगे गुण। तो माधुर्य, सॉरी, यहां पर हम लिख देंगे, एक तो लिख देंगे यहां पर प्रसाद गुण लिख देंगे, प्रसाद गुण यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लिख देंगे, उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहां पर यहां पर हम छंद लिखेंगे। तो छंद मुक्त कविता लिख सकते हैं। ठीक है, छंद मुक्त कविता, या हम लिख देंगे यहां पर गेय शैली है, या कह सकते हैं संगीतात्मक शैली है। संगीतात्मक शैली है, गेय शैली है,
ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी हो गई शैलियाँ। फिर हम लिखेंगे अलंकार। तो अलंकार यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं रूपक अलंकार भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रूपक अलंकार, ठीक है ना, ये सुख की खेती, यहाँ पर हम रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है सदृश, तो हम उपमा अलंकार भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार एक तो बोली लिखेंगे, फिर रस लिखेंगे, फिर गुण, फिर शैली, फिर यहाँ पर लिखा हमने अलंकार। तो ये कुछ प्रमुख बातों का वर्णन यहाँ हम कर सकते हैं। ये कहाँ पर आएंगी, ये विशेष में हम लिखेंगे, ठीक है, और विशेष में भी यही आंसर लिखेंगे। और पूछा जाएगा कला सौंदर्य, कला सौंदर्य या काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, तब भी हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। तो कला सौंदर्य में भी हम यही बातें लिखते हैं और विशेष में भी हम यही बातें लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर की, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।